नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आप पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी कहने का मतलब आप अगर झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और अगर झारखंड पीजीटी आप अप्लाई किए हैं और संघर्ष करते हुए आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सभी को हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले का जो 4 खंडों में विभाजित है, हिंदी भाषा के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य कृतियाँ और पद्य कृतियाँ। हिंदी भाषा के इतिहास के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को हम लोग ने एक एक करके बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से कर चुका है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं यानी जितने भी टॉपिक है सभी को हम लोग एक एक करके पार्ट बाय पार्ट देख रहे हैं और अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। नई कविता। नई कविता कहने का अर्थ है कि आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां जो थी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत, गजल। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में छायावाद, पार्ट 2 में प्रगतिवाद, पार्ट 3 में प्रयोगवाद। 3 चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाके उसे पढ़ लें। उसके बाद आज के इस नई वीडियो यानी नई कविता, नवगीत, गजल और समकालीन कविता को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जो कि इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं होना चाहिए कि नई कविता, नवगीत, गजल और समकालीन कविता से प्रश्न नहीं आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे आप अच्छे से पढ़ें, मेरे साथ तैयारी करें और आप अपने स्तर पर जितना संघर्ष कर सकते हैं संघर्ष करते रहें, क्योंकि समय बहुत कम है और समय आपका होना चाहिए। आपका कहने का मतलब आप जितना मेहनत करेंगे, समय सदुपयोग करेंगे, समय आपको भी उतना ही सदुपयोग करेगा। तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए आज का इस नया श्रृंखला को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं नई कविता को। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए मूल्य, नए भावबोधों और नए शिल्प विधानों का अन्वेषण किया गया। यह अन्वेषण साहित्य में कोई नई वस्तु नहीं है। अन्वेषण की प्रक्रिया हर साहित्य के, हर युग के साहित्य में लक्षित होती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रायः सभी नए वाद या नई नई धाराएं अपने पूर्ववर्ती वादों या धाराओं की तुलना में कुछ नवीन अन्वेषण की प्यास लिए दिखाई पड़ती है। यह साहित्य की नवीनता सदैव श्लाघ्य है, यदि वह अपना संबंध बदलते हुए सामाजिक जीवन के मूल सत्यों से बनाए रखे। कहना न होगा कि हिंदी की नई कविता अपने समाज के ऐतिहासिक सत्यों से प्रेरित कविता है। नई कविता की प्रवृत्तियों की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहले विशिष्टता दिखाई पड़ती है। जीवन के प्रति उसकी आस्था। जीवन के प्रति आस्था का अर्थ है जीवन के संपूर्ण उपभोग में अगाध विश्वास। जीवन के संपूर्ण उपभोग की सार्थकता वही समझ सकता है जो जीवन को इसके समस्त पाप, पुण्य, गुण, दोष के सहित सत्य माने। आज की क्षणवादी और लघु मानवतावादी दृष्टि जीवन के मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं, स्वीकारात्मक दृष्टि है। आज की नई कविता में जीवन के पूर्ण स्वीकृति है। लघु मानवत्व की जो बात नई कविता में उठाई गई है उसे भी जीवन की पूर्णता के ही संदर्भ में देखना होगा। नई कविता मानवतावादी है परंतु उसकी दृष्टि यथार्थवादी है, इसलिए उसका मानवतावादी मिथ्या आदर्श की परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है। यथार्थ की तीखी चेतना मनुष्य को उसके पूरे परिवेश में समझने का बौद्धिक प्रयास करती है। उसकी उलझी हुई संवेदना के नाना स्तरों तक अनुभूति और व्याख्या दोनों दिशाओं में पहुंचने की चेष्टा करती है। अतः नई कविता मनुष्य को किसी कल्पित सुंदरता और मूल्यों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके भीतर तड़पते दर्दों और संवेदनाओं के आधार पर
जो कि उसके अपने सत्य है, बड़ा सिद्ध करती है। आगे की एक कविता है, अच्छा खंडित सत्य सुधर निरंध्र मिर्सा से, अच्छा पीड़ित प्यार अकंपित निर्ममता से, अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, अच्छा अपना ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से, अच्छा सार्थक मौन व्यर्थ के श्रवण मधुर छंद से, अच्छा निर्धन दानी का उगड़ा उर्वर दुख धनी सुम के बंजर धुआं घूंटे आनंद से, अच्छे अनुभव की भट्टी में तपे हुए कण दो कण अंतर्दृष्टि के झूठे नुस्खे वाद रूढ़ी उपलब्धि पराई के प्रकाश में रूप शिव रूप सत्य की सृष्टि के अरि ओ करुणा प्रभामय। नई कविता जीवन के एक क्षण को सत्य मानती है और उसी सत्य को पूरी हार्दिकता और पूरी चेतना से भोगने का समर्थन करती है। क्षण बोध शाश्वत बोध का विरोधी नहीं, उसे प्राप्त करने की यथार्थ प्रक्रिया है। और सच तो यह है कि हम क्षणों में जीते हैं और क्षणों में ही शाश्वत को पाते हैं। क्षणों में दिखाई पड़ने वाला जीवन सौंदर्य, क्षणों में अनुभूति होने वाली जीवन की व्यथा या उल्लास, क्षणों में लक्षित होने वाले मन स्थिति या बाह्य व्यापार, क्षणों की सीमा में स्फुरित हो जाने वाला कोई सत्य छोटा नहीं है। आज फिर शुरू हुआ जीवन। आज मैं एक छोटी सी सरल कविता पढ़ी। आज मैं सूरज को डूबते देर तक देखा। आज मैंने शीतल जल से जी भरकर स्नान किया। आज की एक छोटी सी बच्ची आई, किलक मेरे कंधे चढ़ी। आज आदि से अंत तक एक पूरा गान किया। आज जीवन फिर शुरू हुआ। ये लिखते हैं रघुवर सहाय। प्रस्तुत कविता में सारे दृश्य और व्यापार सामान्य हैं, छोटे छोटे हैं। प्रचलित इतिहास की मान्यता में इन्हें कोई स्थान प्राप्त नहीं है, किंतु ये सहज जीवन के अंग हैं। यदि इन्हें अनुभूतियों के क्षण में पकड़ा जाए, ये सभी अलग अलग भी और मिलकर जीवन की ताजगी व्यक्त करने वाले बिंब हैं। समय के जल को छूकर नहीं, इसके किनारे बैठकर नहीं, बल्कि इसमें अपने को तीव्रता से प्रतिबिंबित करके अपने को देखकर ही उसे अमर किया जा सकता है। बात करें नई कविता ने किसी मूल्य को फार्मूले के रूप में नहीं स्वीकारा है। मूल्य मनुष्य के अंतर्द्वंद, संकल्प, विकल्प, लघुता, महत्ता के मिले जुले संदर्भों में ही खिल सकते हैं। एक सत्य होता है व्यक्ति का, एक सत्य होता है समाज का। कभी दोनों समान और कभी विषम होते हैं। मानव मूल्यों के प्रति आस्थावान व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकल्प को सामाजिक संकल्प के पाने सामने विसर्जित कर देता है। लंका युद्ध करने से पहले युद्ध के विषय में राम के मन में संशय की रात्रि उमड़ घुमड़ रही है। वे व्यक्तिगत रूप से युद्ध के विरुद्ध हैं। युद्ध में उन्हें हजारों प्राणों की आहुति दिखाई पड़ती है, परंतु सामाजिक निर्णय युद्ध के पक्ष में है। वही निर्णय सामाजिक हित में है और ऐतिहासिक व्यवस्था है। वह एक दर्शन है जिसे व्यक्ति को स्वीकारना ही पड़ता है। कहा जाता है, मैंने अपने को सौंप दिया ज्वारों को, विवश धरती सा सौंप दिया, अपने को सौंप दिया। अब मैं निर्णय हूँ सबका, अपना नहीं। ये कौन लिखते हैं? नरेश मेहता, संशय की एक रात में। नई कविता ने धर्म, दर्शन, नीति, आचार सभी प्रकार के मूल्यों को चुनौती दी है। यदि वे मात्र फार्मूले हैं, मात्र ओढ़े हुए हैं और जीवन की नवीन अनुभूति, नवीन चिंतन, नवीन गति के मार्ग में आते हैं, इन मान्य फार्मूलों को मूल्यों की विघातक असंगतियों को अनावृत करना सृजनात्मकता से संबंध नहीं है, वरन सर्जन की आकुलता ही है। लोक संपृक्ति नई कविता की एक खास विशेषता है। नई कविता पर विदेशी चिंतन की छाया भी है, किंतु उसकी अनुभूतियाँ, उसके बीम, उसकी जीवन छवि अपने परिवेश की उपज है। लोक जीवन के प्रति उसकी उन्मुखता प्रगतिवाद का प्रभाव कही जा सकती है, किंतु प्रगतिवाद में एक आंदोलन का स्वर था, सहजता नहीं। और उसने अपने विशिष्ट दृष्टिकोण के कारण लोक जीवन का
एक विशिष्ट अर्थ लगा लिया था। फिर भी उसने साहित्य को लोक जीवन की ओर प्रेरित किया। प्रयोगवाद लोक जीवन से कट गया था। नई कविता ने लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध, प्रकृति और उसके प्रश्नों को सहज और उदार मानवीय भूमि पर ग्रहण किया। साथ ही साथ लोक जीवन के बिंबों, प्रतीकों, शब्दों और उपमानों को लोक जीवन के बीच से चुनकर अपने को अत्यधिक संवेदनापूर्ण और सजीव बनाया। नई कविता लोक जीवन की सतही भावनाओं का इतिवृत्ति नहीं पेश करती। वह लोक जीवन से लिए गए बिंबों के माध्यम से प्रतिफलित होने वाली लोक जीवन की जटिल अनुभूतियों और प्रश्नों को ध्वनित करती है। कविता के ऊपरी आयोजन नई कविता वहन नहीं कर सकती। वह अपनी अंतर्लय, बिंबात्मकता, नव प्रतीक योजना, नए विशेषणों के प्रयोग, नव उपमान संगठना में कविता में के शिल्प की मान्य धारणाओं से काफ़ी अलग दिखती है। अर्थात बाह्य चमत्कारों से मुक्त होकर कविता के लिए जो मूलभूत छवि होती है उसी को संयोजित करना चाहती है। जीवन के नए संदर्भों में उभरने वाली अनुभूतियों, सौंदर्य प्रतीतियों और चिंतन आयामों से संपृक्त बिंब नई कविता ग्रहण करती है। शहरी कवि के बिंब विशेषतया नागरिक जीवन की और ग्रामीण जीवन संस्कारों से युक्त कवि के बिंब विशेषता गांव के होते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के बिंब नई कविता में हैं। कुछ बिंब देखे गए हैं, जैसे शाखों पर जमे धूप के फाहे, गिरते पत्तों से पल उब गए, हका दी खुले पन्ने ने फिर मुझको, लहरों के डाक कहीं डूब गए। लिखते हैं केदारनाथ सिंह। बंधी लीक पर रेले लादे माल, चिहुकती और रंभाती अफराए डगर सी, ठिलती चली चलती जाती है, नदिया में बाढ़ आई, ढूह सब ढह गए, हरियाए किनारे सूखे पत्ते सब बह गए, रस में ये डूबे पल कानों में कह गए, सपने में डरते थे इसलिए देखो तुम आज सूखे रह गए। कितना अच्छा लिखा गया है। फिर आगे है, नई कविता ने अपने बिंब एवं प्रतीक पुराण और इतिहास से भी चुने हैं, लेकिन उन्हें नए अर्थ और संदर्भ से संपन्न किया है। फुटकल कविताएं जो बहुत है, किंतु पुस्तक के रूप में अंधायुग, कनप्रिया, आत्मजयी और संशय की रात महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आज की कविता नई कविता के उस स्वर का विकास है जो आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी की अनुभूतियों को बड़ी सहजता से अभिव्यक्ति देता है। उन अनुभूतियों को जो पल पल के अंतर्विरोध की उपज है, ऊपर ऊपर से ठाट ठाटने वाली आज की शहरी ज़िंदगी व्यक्ति को कितना विदेह कर देती है, और विदेह होकर भी आज का आदमी दर्द से छुटकारा नहीं पाता और नहीं तो केवल दर्द बनकर रह जाता है। आगे लिखते हैं, और तब धीरे धीरे ज्ञान हुआ, भूल से मैं सिर छोड़ आया हूँ दफ्तर में, हाथ बस में ही टंगे रह गए, आंखें जरूर फाइलों में ही समा गई थी, मुंह टेलीफोन से ही चिपटा सटा होगा, और पैर हो न हो क्यों मैं न रह गए। तभी तो मैं आज घर आया हूँ विदेही। देहहीन जीवन की कल्पना तो भारतीय परंपरा का सार है, पर उसमें क्या यह थकान भी शामिल है जो मुझ अंगहीन को दबोचे ही जाती है। ये लिखते हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। आगे है, नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने समग्र जीवन की प्रामाणिकता अनुभूतियों को उनके जीवंत परिवेश में व्यक्त किया। विषय या अनुभूति के अभिजात्य और भिन्न भिन्न दृष्टियों या वादों से बने हुए उनके घेरों को तोड़कर व्यक्ति द्वारा भोगे जाते हुए जीवन के हर छोटे बड़े सत्य को प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से उभारने में ही कविता की सार्थकता समझी। यह बात ध्यान देने की है कि इस भुक्त जीवन सत्य में कवि का अनुभव, उसकी दृष्टि, उसका नवीन सौंदर्य बोध तथा विगलित जड़ सत्यों के प्रति उसके अस्वीकार का भाव सभी सन्निहित, कहीं कहीं विद्रोह का स्वर भी
किंतु कुल मिलाकर कहना पड़ेगा कि नई कविता संक्रांति जन्य संतरांश यातना टूटन द्विधा की अनुभूति की कविता है, जिसमें रह रहकर सुंदर अनागत के आने की आशा, स्वयं को अंधेरे में प्रकाश की तरह जलाकर, फूल की तरह खिलाकर अपने को सार्थकता तथा अपने द्वार युग को मूल्यवान बनाने की आस्था कौंद की तरह लिपट लिपट जाती है। इसके बाद नई कविता तो हम लोग ने देख लिया, अब आगे देखेंगे नवगीत को। नवगीत से भी संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं सभी को हम लोग फिर एक एक करके उसे भी हल करने का प्रयास करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में छायावाद देख चुके हैं, प्रगतिवाद देख चुके हैं, प्रयोगवाद देख चुके हैं, नई कविता भी देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नवगीत को, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। जानते हैं नवगीत क्या होता है? नवगीत नवगीत न सिर्फ नएपन की तलाश है और न कोई कविता का नया संस्करण है, अपितु यह एक स्वतंत्र विधा है। इसका सर्वप्रथम नामोल्लेख फरवरी 1958 ईस्वी में प्रकाशित राजेंद्र प्रसाद सिंह के गीतांगिनी नामक काव्य संग्रह में मिलता है। इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संग्रह के गीत अनेक वर्गों में विभक्त है और उनका विभाजन अवैज्ञानिक है, परंतु इन गीतों को दिया जाने वाला नाम नवगीत पर्याप्त लोकप्रिय हो गया है। यद्यपि उस समय कवि ने यह नाम छायावादी और छायावादोत्तर गीतों से अपने काव्य की पृथकता देने के लिए अपनाया था, किंतु जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि नवगीत एक नई विधा है जो लोक चेतना, लोक संस्कृति, जातीय संस्कार और जातीय सौंदर्य बोध से जुड़ने की अपनी निजी विशेषता के आधार पर विकसित हुई। यद्यपि इससे पूर्व गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह और केदारनाथ सिंह भी लोक संपृक्ति का भाव प्रदर्शित कर चुके थे, परंतु उनमें केवल लोकोन्मुखता की न थी, बल्कि नई कविता की विशेषताएं भी विद्यमान थी। उनमें से कोई प्रयोगशीलता में उलझ गया, कोई नई कविता की ओर मुड़ गया, तो कोई लोक संवेदना की ऊपरी सतह पर तैरता रहा। लोक जीवन के रस से सिंचित होने का प्रयास नवगीत में ही दिखाई देता है। यही इनका महत्व है। जहाँ तक गीत विधा का प्रश्न है, यह विधा मानस हृदय के संवेगों को व्यक्त करने की आकुलता का परिणाम है। जब जब मानव अपने मन में सुख दुख राग विराम की संवेदना को व्यक्त करने के लिए बेचैन हुआ, तब तब गीत का जन्म हुआ। नवगीत भी इसी प्रकार की एक कड़ी है। जब मानव मन की किसी सौंदर्य के खंड से, किसी राग के बोध से अथवा किसी सत्य के कोण से छू जाता है, वहीं गीत की भूमि होती है। नवगीत के स्वरूप को लेकर पर्याप्त चर्चा हुई है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, राजेंद्र प्रसाद सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, डॉक्टर रामदरस मिश्र, वीरेंद्र मिश्र, बाल स्वरूप राही, रविंद्र भ्रमर तथा कुंतल मेघ ने समय समय पर विविध पत्र पत्रिकाओं में इसके स्वरूप को स्पष्ट करने की चेष्टा की। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नवगीत के 5 तत्वों का उल्लेख किया है। वो 5 तत्व क्या क्या हैं उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिख लें। जीवन दर्शन, आत्मनिष्ठा, व्यक्तित्व बोध, प्रीति तत्व और परिसंचय, ये जो 5 तत्व हैं कौन लिखे थे? राजेंद्र प्रसाद सिंह ने। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत की परिभाषा करते हुए लिखा है कि नवीन पद्धति और विचारों के नवीन आयामों तथा नवीन भाव सरणियों को अभिव्यक्त करने वाले गीत जब भी और जिस युग में लिखे जाएंगे नवगीत कहलाएंगे। बहुत सुंदर बात कही है इन्होंने। बाल स्वरूप राही ने आधुनिकता को नवगीत की अनिवार्यता शर्त माना है। रविंद्र भ्रमर ने उसमें हार्दिकता तथा अनुभूति की प्रधानता आवश्यक मानी है। डॉक्टर रामदास मिश्र ने नवगीत की ये विशेषता बताई है, अनुभूति की सच्चाई, नवीन सौंदर्य बोध, आकार की लघुता, नवीन बिंबों, प्रतीकों, उपमानों की योजना बताई है। परंतु प्रश्न यह है कि ये विशेषताएं तो सामान्य रूप से सभी गीतों की होती है, अतएव नवगीत नाम क्यों दिया जाए? क्या नाम नितांत भ्रामक नहीं है?
उत्तर है कि नवगीत की गीत विधा से पृथक करने वाला मूल तत्व लोकोन्मुखता का भाव है। नवगीत की रचनाओं का एक विहंगम पर्यावलोकन यह सिद्ध कर देता है कि उनमें लोकोन्मुखता का भाव अत्यंत प्रबल है। इसी विशेषता ने नवगीत के स्वरूप को सजाया संवारा है और उसे एक नई विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कुछ प्रमुख नवगीतकार और उनकी रचनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। जैसे कि धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, शंभुनाथ सिंह के समय की शिला पर, नरेश मेहता, वन पाखी सुनो, जगदीश गुप्त नाव के पाँव, हिमदर्श, ठाकुर प्रसाद सिंह वंशी और बादल, रामदरन मिश्र बैरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, रविंद्र भरमर के गीत, राजेंद्र प्रसाद सिंह आवो खुली बयार, चंद्रदेव सिंह द्वारा संपादित पाँच जोड़ बांसुरी, ठाकुर प्रसाद सिंह का बंसी और बादल नवगीत के स्वरूप और विशेषताओं पर प्रकाश डालने वाला एक महत्वपूर्ण गीत संग्रह है। इसमें लोक जीवन का सहज संस्पर्श विद्यमान है और लोक भाषा की सहजता को भी अपनाया गया है। गीतकार के हृदय के रागात्मक भावों का सहज स्फुरन दर्शनीय है। उसके आंचल में लोक जीवन से संवेदनाशील जीवन संदर्श एवं सौंदर्यपरक बिंब चुने हैं। सामाजिक विषम्य भी कहीं कहीं उभरा है, किंतु प्रायः राग तत्व की अधिकता के कारण दबसा गया है। नवगीत राग को यथार्थ से अनुबंधित कर जीवन को नए सिरे से समायोजित करने की चेष्टा है। यह प्रयास धर्मवीर भारती के सात गीत वर्ष में दिखता है। उन्होंने युग की संक्रांति को व्यक्त करने के लिए मध्य वर्ग को की पीड़ा को अपना वर्ण विषय बनाया है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत युवा पीढ़ी जिस तनाव से गुजर रही है, जिस निरर्थकता बोध से कुंठित हो रही है और अपने अस्तित्व को लेकर जिन शंकाओं से जूझ रही है, उन सब का सात गीत वर्ष में सफल चित्रण है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से इसमें युग संक्रांति की झलक विद्यमान है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने इसमें नवगीत की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं नवगीतों का? पहला है मात्राओं से अधिक लय पर बल। दूसरा है संवेदन के अनुरूप लय को संवृत और विवृत करने का प्रयास। तीसरा है संक्रमित मानसिकता के अनुरूप वस्तुबोध और जीवन के यथार्थ बोध को व्यक्त करने वाली पैनी शब्दावली। चौथा है इन सब के अंतराल से क्षण कर प्रवाहित होती हुई मध्य वर्ग की छटपटाहट पर जिंदगी की नवगीत ढालने की चेष्टा। और आगे लिखते हैं, आरंभ में लोगों की धारणा थी कि नवगीत खुरदरी अनुभूतियों को व्यक्त नहीं कर सकता, किंतु सात गीत वर्ष ने उनकी इस धारणा को भी निर्मूल सिद्ध कर दिया है। ओम प्रभाकर, रमेश रंजक और अनूप आशीष जैसे नवगीतकारों ने लोक जीवन के कोमल बिंबों और संवेदनाओं के अतिरिक्त खुरदरे यथार्थ को भी वाणी दी है। नवगीत की पहचान यही है कि कवि तनाव, टूटन, कुंठा को व्यक्त करते हुए भी राग की उष्मा से अपना नाता जोड़े रहता है। वह निराशा और व्यर्थता बोध को अपनाते हुए भी धरती की सौधी गंध से जुड़ा रहता है। वह पराजय और हताश के सागर में डूबते उतारते हुए भी जिजीविषा के सूत्र को थामे रहता है। आगे लिखते हैं, नवगीत की कलापरक विशेषताएं। पहला है तट की भाषा का प्रयोग, दूसरा है आंचलिक भाषा की मिठास का ग्रहण, फिर है यथार्थ की खुरदरी भाषा को गीत के अनुरूप बनाने का प्रयास, आगे है युद्ध की शब्दावली का प्रयोग और अंतिम में है प्रकृति से गृहीत अछूते बिंबी का प्रयोग। अतएव स्पष्ट है कि नवगीत हिंदी साहित्य की एक नई विधा है। इसका भविष्य निश्चय ही उज्जवल है। इसके बाद हम लोग जानेंगे गज़ल को। पहले देखा नई कविता, फिर नवगीत, फिर अभी देखेंगे हम लोग गज़ल को
क्योंकि गज़ल से संबंधित भी प्रश्न पीजीटी हिंदी में आपको दिखाई देने वाले हैं और ये चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसे भी आप ध्यान केंद्रित कर आप मेरे साथ अवश्य विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, क्या कहा गया है गज़ल के बारे कि अरबी भाषा के गज़ल शब्द का अर्थ है औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना। अरबी भाषा के गज़ल शब्द का अर्थ जो है औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना। यही अरबी साहित्य की प्रसिद्ध विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली निर्मित हुई। स्वरूप गज़ल, इसका स्वरूप क्या है कि गज़ल एक ही बार और वजन यानी छंद के वर्णों या मात्राओं की माप के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ते में सामान्यतः शायर अपना नाम रखता है। आमतौर पर गज़लों में शेरों की विषम संख्या होती है, जैसे 3, 5, 7। जितने भी संख्या होगी विषम होगी। एक गज़ल में 5 से लेकर 25 तक शेरों हो सकते हैं। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं। ऐसे शेर कताबंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कताबंद। गज़ल के शेर में तुकांत शब्द को काफिया कहा जाता है और शेरों में दोहराए जाने वाले शब्दों को रदीफ कहा जाता है। शेर की पंक्ति को मिसरा कहा जाता है। मतले के दोनों मिसरों में काफिया आता है और बाद के शेरों की दूसरी पंक्ति में काफिया आता है। रदीफ हमेशा काफिए के बाद आता है। रदीफ और काफिया एक ही शब्द के भाग भी हो सकते हैं और बिना रदीफ का शेर भी हो सकता है जो काफिए पर समाप्त होता है। उर्दू में फारसी में आने पर भी गज़ल का शिल्पगत रूप ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कथ्य भारतीय हो गया है। लेकिन उत्तर भारत की आम अवधारणा के विपरीत हिंदुस्तानी गज़लों का जन्म बहमनी सल्तनत के समय दक्कन में हुआ, जहाँ गीतों से प्रभावित गज़लें लिखी गई। भाषा का नाम रेख्ता यानी गिरा पड़ा, वली दक्कनी, सिराज, दाऊदी आदि इसी प्रथा के शायर थे, जिन्होंने एक तरह से अमीर खुसरो जो कि 1310 ईस्वी की परंपरा को आगे बढ़ाया। दक्कनी उर्दू के गज़लकारों ने अरबी फारसी के बदले भारतीय प्रतीकों, काव्य रूढ़ियों एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर रचना की। उस समय उत्तर भारत में राजकाज की भाषा फारसी थी, इसलिए गज़ल जब उत्तर भारत में आई तो पुनः उस पर फारसी का प्रभाव बढ़ने लगा। गालिब जैसे उर्दू के श्रेष्ठ गज़लकार भी फारसी गज़लों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं और उर्दू गज़ल को फारसी के अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं। बाद में दाऊद के दौर में फारसी का प्रभाव पुनः बढ़ने लगा। 1947 ईस्वी के बाद इसमें पुनः कमी आने लगी। हिंदी में अनेक चमक रचनाओं ने इस विधा को अपनाया, जिनमें निराला, शमशेर, बलबीर सिंह, रंग, भवानी शंकर, जिनके वल्लभ शास्त्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन आदि प्रमुख है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्धि दुष्यंत कुमार को मिली। प्रमुख गज़ल गायक इस प्रकार हैं: जगजीत सिंह, जिसे आप तो जानते ही होंगे, गुलाम अली, बेगम अख्तर, मेहंदी हसन, चंदन दास, हरिहरन, मुन्नी बेगम, भूपेंद्र सिंह, पंकज उदास आदि। इस प्रकार आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग गज़ल, नवगीत, नई कविता को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत को मूर्त रूप दिए हुए हैं और चाह रहे हैं कि आप आने वाला समय में सरकारी पद पर हों, तो आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होती है। समय का सदुपयोग करें, किसी भी प्रकार का व्यर्थ बातें न करें। आप कमेंट में भी कुछ कुछ लिख देते हैं। कमेंट में जितना भी हो सके आप अपना भाव विचार आप साझा कर सकते हैं। आप जितना कर सकते हैं
बेहतर तरीके से कीजिए और समय का सदुपयोग कीजिए। आने वाला समय निश्चित ही आपका होगा। इसी सफल कामना के साथ मैं हृदय की गहराइयों से आपको शुभकामनाएं देता हूं और इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप इस प्रकार जितने भी वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए, जो सभी सिलेबस के आधारित होते हैं, एक भी वीडियो आपका इधर उधर बाहर का नहीं होगा। अगर आप सिलेबस के आधार पर तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला समय में आपको सभी प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ।